हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार आप सबको। देखिए, आज मैं आपको लॉजिकल मैथ्स के बारे में यानी एप्टीट्यूड के बारे में बताऊंगा। केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी के एग्जाम के बारे में, एक जनरल पेपर के मैथ्स में कितना मैथ्स आता है, कितना पोर्शन आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सब आपको पता ही होगा। केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी के एग्जाम अभी आने वाले भी हैं। इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी होता है। एनवीएस में सिर्फ टीजीटी और पीजीटी होता है, बाकी केवीएस में तो तीनों होते हैं, डीएसएसबी में तीनों होते हैं। अब मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, ज्यादातर जो केवीएस का एग्जाम हो रहा है उसमें, हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, इनमें हमारा सिलेबस क्या होता है मैथ का, अर्थमेटिक और एडवांस। ठीक, अर्थमेटिक और एडवांस। एडवांस मैथ्स में क्या आता है बताऊंगा। अर्थमेटिक में आपको पता ही होगा, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह ही आता है, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। एडवांस मैथ में आती है आपकी एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री टाइप आती है। ठीक है, मेंसुरेशन भी आती है। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा अर्थमेटिक और एडवांस कितना आता है। थोड़ा सा मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, केवीएस के एग्जाम में एडवांस मैथ काफी आने लगा है, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। पहले एक आध क्वेश्चन आता था, पहले इतने ज्यादा एडवांस पे फोकस नहीं होता था, अर्थमेटिक पे ही होता है। लेकिन अब कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है और बच्चे एडवांस मैथ के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, लास्ट टाइम जो केवीएस का एग्जाम हुआ था, एडवांस मैथ के उसमें काफी क्वेश्चन आए हुए थे। उसमें आपका क्या कहते हैं, ज्योमेट्री के तो आए हुए थे, अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आए हुए थे, और अपना सिग्निफिकेंट पार्ट आया हुआ था इसका, अलजेब्रा वगैरह का। ठीक है, तो हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी आई हुई थी केवीएस के एग्जाम में। बाकी अर्थमेटिक तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए 20 नंबर का लगभग मैथ्स आता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एडवांस और अर्थमेटिक दोनों बताऊंगा कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इनको समझना है। ठीक है, सिलेबस देखने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आप लिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एडवांस मैथ में थोड़ा बेसिक हम ज्यादा पढ़ेंगे, अर्थमेटिक थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आते हैं, अभी थोड़ा मैं सिलेबस लिखवा देता हूं बच्चों। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें बहुत लोग थोड़ा फंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन हम उसकी की समझेंगे बेसिक। ठीक है, देखिए मैथ में पहले अर्थमेटिक का मैं सिलेबस लिखवा रहा हूं। अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा। पहला आएगा आपका नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह अलग मैं इसके अंदर ही रख दूंगा, तो इसको अलग से लिख देता हूं। सिंप्लीफिकेशन एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब कैलकुलेशन को कैसे आसान करना। ठीक है, इसका ही और एक और इसका अलग से मैं पार्ट बना रहा हूं, एचसीएफ, एलसीएम। इसमें आप ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम में सर्डन इंडेसिस, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम वगैरह हम पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन पास करने के तरीके हम समझेंगे, कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एचसीएफ, एलसीएम तो आपको पढ़ाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चौथा परसेंटेज। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको जब ये परसेंटेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको तुरंत मैं पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस। ये आपस में लिंक होते हैं, तो जब भी आप परसेंटेज पढ़ेंगे साथ साथ प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, आया। छठा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखना बेटा, ये सीक्वेंस यही चलेगा, ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस की वजह है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये लिंक है। आप हमेशा लिंक करके पढ़िएगा इनको। अभी मैं हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आप घबराइए नहीं। क्या होता है आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि आपने 6th-7th क्लास में पढ़ी है। फिर आपका आएगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर आपका आएगा एवरेज। फिर आएगा एलिगेशन मिक्सचर। एलिगेशन मिक्सचर क्या होता है, पानी निकालने वाला, इतना पानी डाल दिया, इतना दूध डाल दिया, उस वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, फिर आपका आएगा, इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, एवरेज के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आएगा अपना स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और फिर आपका आएगा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के बाद बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक आध क्वेश्चन पता होना चाहिए, खाली ज्यादातर इसका आता है, इसी का पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम। एक लास्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क और ध्यान रख लीजिए,
टाइम एंड वर्क, और उसके जैसा ही होता है पाइप एंड सिस्टम, टंकी और नल। बस इतना सिलेबस है आपका अर्थमेटिक का। ये देखने में ज्यादा लग रहा है, इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि आप लिंकेज जब करके जाओगे, जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो प्रॉफिट लॉस आपको आता जाएगा, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट लिंक है, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज और एलिगेशन मिक्सचर, इन दोनों में भी लिंक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस। अब देखिएगा ध्यान से, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम एंड टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, इन चारों में भी बहुत लिंकेज है, एक जैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो हमको ग्रुप ऐसे सेपरेट करके नहीं, एक टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, आपको बड़ा समझ में आएगा काफी कुछ। ठीक है दोस्तों, ये आपका अर्थमेटिक का सिलेबस है। तो अगर आपका 20 नंबर का मैथ्स आता है तो लगभग नहीं तो 14 नंबर के आसपास इसी में से आ जाता है मिनिमम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए, और मैक्सिमम 18 नंबर तक आता है, एक आध क्वेश्चन एडवांस मैथ का आता है। ठीक है, चलिए, एडवांस में ये हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको अर्थमेटिक काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल इन द सेंस काफी क्वेश्चन लगाएंगे हम इसके, क्योंकि इसमें एग्जामिनर खेलता है, थोड़े टफ क्वेश्चन भी दे देता है ऊपर नीचे, एग्जाम रटे रटाए क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, वी हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, अब आते हैं एडवांस मैथ का। बेटा एडवांस मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एंटर इन डीएस क्या कहते केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो बताना चाह रहा हूं मैं। एडवांस मैथ में अलजेब्रा, अलजेब्रा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए थे लास्ट एग्जाम में। ठीक है भैया, दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक तो ट्रिग्नोमेट्री ही आता है, ज्यादा कठिन नहीं आता, इसका बेसिक आता है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आ रहा है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह जो एसएससी में आता है वो पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक, एंगल पुट करने की वजह जो टेबल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपका ज्योमेट्री आ जाता है, ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, और थोड़ा बहुत मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन का भी बेसिक ही आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसी चैप्टर आपके। ठीक है दोस्त, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री का जैसे बेसिक आएगा ये हम पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाता जाऊंगा जब बताता जाऊंगा आपको। ज्योमेट्री में आपका बेसिक से थोड़ा सा अपर लेवल आता है, मेंसुरेशन में आपका 2D और 3D दोनों आएंगी, पर इनका बेसिक नहीं, फॉर्मूला बेस्ड ही होगी, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं करता है। ठीक है, चलिए, ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल, और एक और बात बताता हूं जो सबसे फेवरेट है एंट्रेंस में, रोम्बस बहुत आता है भैया, ये क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस, चतुर्भुज में रोम्बस बहुत आएगा, और ट्रायंगल में आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये बहुत आएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक रोम्बस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें कोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोन और सिलेंडर। ठीक है, कोन और सिलेंडर। चलिए, सबकी समझ में आया, लिख लीजिए इसको आप। अब मैं आपके सबके हर एक चैप्टर के बारे में बता चुका हूं, और अब इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा करके। ठीक है, चलिए अब करते हैं, ये आप सबको पता भी होगा काफी हद तक, लेकिन मुझे बताना था। देखो, मैथ पे एक बार समझ बनेगी ना, बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट बनेगा। देखो, आपको मैं मैथ पढ़ाने से पहले कुछ कैलकुलेशन की कुछ टिप्स बताता हूं जो आपको पूरे मैथ में काम आएंगी। मैथ पढ़ने से पहले, मैथ उठाने से पहले आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे, एफर्टलेसली। अपने रजिस्टर के पहले पेज पे 1 से 25 तक स्क्वायर लिखिए, मैं भी लिखवाऊंगा। ठीक, फिर आपके पास 1 से 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। ये दो काम आपको सबसे पहले करके रखना है, मैथ्स आप पढ़ने जाएंगे। ठीक है दोस्त, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और आपके क्या कहते हैं, इट मींस एक तरीके से आप वार्म अप कर लेंगे मैथ्स के लिए, और हर बार करना है जब भी पढ़ने बैठे, फिर आपको एफर्टलेसली हो जाएंगे, क्योंकि बार बार मैं सीधा इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, स्क्वायर क्यूब का। चलिए, मैं आपको स्क्वायर करने का एक तरीका बताता हूं ताकि आप याद कर सकें। देखिए, 1 से 25 तक स्क्वायर तो आपको याद होनी चाहिए। मान लीजिए आपको 67 का स्क्वायर निकालना है, देखना भैया सब 67 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब उसके बाद क्या करेंगे, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 42 का डबल कितना होता है, 42 का डबल होता है 84, तो 84 यहां लिख देंगे यूनिट डिजिट छोड़ के।
इसको ऐड कर देंगे 9844। 67 का स्क्वायर कितना होता है 4489। ठीक है दोस्त, आए सबकी समझ में। तो अब ये स्क्वायर करने का तरीका आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हो इससे। 24-25 तक तो याद ही करने ना, उसको बार बार निकालने की क्या जरूरत है। ठीक है, उसका भी हालांकि एक तरीका बता दूंगा। आया समझ में भैया। एक और लिखते हैं हम, जैसे स्क्वायर निकालना है एक और, मैं आपको फिर बाद में इसके लिंकेज भी बताऊंगा। एक छोटी सी बात याद रखना, देखो 67 का अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो, हाँ दिख रहा है नहीं, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 में, तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। देखो 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, वो फिक्स हो जाएगी। तो एक और आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, चलिए और निकालते हैं। याद रखना ये देखो, अभी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा कहीं जाए। एक छोटी सी बात और हम देखेंगे स्क्वायर्स के बारे में। चलो एक और निकाल के दिखाता हूं पहले आपको। मान लीजिए 93 का स्क्वायर निकालना है। हालांकि इसके दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इसी पे स्टक करते हैं। आप स्क्वायर निकालने का अनकंडीशनल तरीका है, इफ एंड बट नहीं है इसमें, हर बार काम करेगा, हर एक नंबर पे काम करेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा भैया 09। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, और 9 3 कितना होता है 27। 27 का दुगना कितना होगा 9 3 27। 27 का डबल कितना हो जाएगा 54। ये डबल वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 54। 54 कहां लिखना है यूनिट डिजिट छोड़ के, तो 4 यहां 5 यहां, इसको ऐड कर दीजिए 9468। आप चेक कर सकते हैं 93 का स्क्वायर यही आएगा। आया भैया समझ में। ठीक है, उस मेथड से हो जाएगा। बाकी एक 100 से सब्ट्रैक्ट करने वाला मेथड होती है, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, समझ में आया भैया। चलिए मान लीजिए अब मुझे 117 का स्क्वायर निकालना है। 117 का स्क्वायर निकालना है, 3 डिजिट का फर्स्ट क्वेश्चन है। 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121। 11 गुना में 7 77। 77 का डबल कितना हो जाएगा 11 गुना में 7 77। 77 का डबल हो जाएगा 154। तो 4 या 5 या 1 या, तो 98631 13689। आया भैया समझ में। बस ये क्वेश्चन है 13689। ठीक, चलिए रब कर दो इसको। ठीक, तो ये स्क्वायर निकालने के तरीके थे। छोटे में भी काम कर जाएंगे। आप सोचोगे यार ये बड़े में अलग से 23-24 तक के स्क्वायर में उसमें भी काम करेगा, लेकिन इसको तो याद ही हो तो बेटर है। ठीक है, ठीक है, देखिए चलो मैं 23 का स्क्वायर निकाल के दिखा देता हूँ इसी तरीके से, लेकिन मेरी एडवाइस है जब तक तो याद ही होनी चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, याद रखना है 090। 2 थी या 6, 6 दूनी 12। 12 का लिखेंगे यूनिट डिजिट छोड़ के, 2 यहाँ 1 यहाँ, यूनिट डिजिट को टच नहीं करना है। इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 519। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 500। आया भैया समझ में सबके, इजी है। ठीक है, तो इतना ये याद ही हो तो बेटर है। और आपको एक और लिंकेज दिखाता हूं स्क्वायर में, समझ में आया सबके। ठीक है, चलिए बहुत आसान तरीके हैं ये, कुछ चीजें आपको याद ही हो तो बेटर है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, तो बहुत आसान बात है। एक तो यूनिट डिजिट वाली बात ध्यान रखना, देखो 0 है, यूनिट डिजिट स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप 11 का स्क्वायर निकाल रहे हो, अब एक लिंक दिखाता हूं आपको। 10 का स्क्वायर 100 है ना, तो 11 का स्क्वायर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप ऐड कर दीजिए 10 और 11 को। 10 प्लस 11 कितना होता है 21। 21 इसमें ऐड कर दीजिए बस, तो कितना आ जाएगा 121। आया समझ में। और यूनिट डिजिट चेक करना, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट वो आखिरी में चेक कराऊंगा यूनिट डिजिट भी। अब देखिए 12 का स्क्वायर निकालना है मेरे बच्चों, कैसे करेंगे 11 और 12 जोड़ देंगे। 11 और 12 का एडिशन कितना होता है 23। 23 इसमें ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा 23। तो ये लिंकेज दिख रहा है 14। सबकी समझ में आया। 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा 25, इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 169। सो ऑन, इस तरीके से आप स्क्वायर एक तरीके से 25 तक तो आप लिंक बना के याद कर सकते हैं। यूनिट डिजिट का एक और दोबारा बता रहा हूं, देखिए आप देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये आए ना यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट डिपेंड अपॉन यूनिट। 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यूनिट डिजिट डिपेंड्स ऑन यूनिट डिजिट हमेशा पूरी कैलकुलेशन में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो स्क्वायर के बारे में आपको ये बात पता लग गई। ठीक, स्क्वायर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। लास्ट डिजिट, और ये तो यूनिट डिजिट के बारे में, लास्ट 2 डिजिट के बारे में बताऊंगा, वो भी बड़ी काम की चीज है। जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तब बताएंगे उसको।
चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, डिजिटल सम। ये मैथ में बहुत काम आएगा आपके, ठीक। डिजिटल सम के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए देखिए, डिजिटल सम एक वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 32 + 11 कितना आएगा भैया, ये 43। अब देखिए डीएस क्या होगा, डीएस होता है अंकों का जोड़, और ये सिंगल डिजिट में होना चाहिए। 3 और 2 5, 1 और 1 2, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, नंबर सिस्टम वाली बातें चल रही है। आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर हो जाएगा। आप स्क्वायर क्यूब में भी ये कर सकते हैं। देखिए आप 12 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना आएगा, 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, ये 12 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 144। ठीक है, सॉरी 12 का स्क्वायर 144 आएगा दोस्त। अभी आप देखिए इसका डीएस निकाल के हम क्या करेंगे। ठीक, तो अब देखिए एक तो यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो तो है ही। अब देखिए डीएस देखना दोस्त, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ऐसे ही 1 और 4 5, 5 और 4 9। आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर हो गया। ठीक है दोस्त, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर होगा। ये छोटी सी बात आपको बहुत काम आएगी। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो डीएसएसबी में आया हुआ था, सीधा इसका इस्तेमाल करते हुए डीएसएसबी में आएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन था 14 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन थे 2734, 2744, 2754 और 2743। ठीक है दोस्त, अभी आप देखना, ये तो क्यूब वाली बात है, हर बार काम करेंगे। क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट हमेशा काम करती है। अब एक बात देखिएगा दोस्त, मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को करूंगा, एक तो यूनिट डिजिट से और लास्ट और डिजिटल सम से। देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, 4 का क्यूब कितना होगा 64, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा तो 4 यूनिट डिजिट आएगा, तो ये ऑप्शन मेरा कट गया, इसको चेक ही करने की जरूरत। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं निकालूंगा, मैं अपने क्लेवर अप्रोच से काम करूंगा। उसके अलावा आपका डीएस देखते हैं, 1 और 4 5, 1 और 4 कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, तो जो भी नंबर होगा उसका डिजिटल सम कितना होगा 8। ठीक, तो डिजिटल सम 8 होगा, जो भी नंबर होगा उसका डिजिटल सम कितना होगा 8। एक बात याद रखना, डिजिटल सम में हम 9 को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना 9 को इग्नोर करने से क्या मतलब है, यानी हमें 8 ढूंढना है। सबसे पहली बात तो डिजिटल सम 8 ढूंढना है। अब देखिए 2 और 7 9 खत्म, 3 और 4 7, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 7। जो ये बोल रहा है सर कैश क्यों इग्नोर करो, आप मत करो, जब भी वही आएगा। 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 का 1 और 6 डीएस 7 आएगा। सिंगल डिजिट होना चाहिए ना डिजिटल सम, बस तो 7 आए, हमें 7 8 चाहिए। इसका देखते हैं 2 और 7 9 खत्म, 9 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 और 4 8, और इसका साथ 2 और 7 9 खत्म, 5 और 4 9, तो इसका डीएस 9 ही आएगा। 9 और 9 18 होता है, 9 18 का डीएस 9, तो हमें जो भी चाहिए था आंसर उसका डीएस 8 चाहिए था, तो 8 मेरा आंसर आ गया 2744, यानी 14 का क्यूब कितना हो जाएगा 2744। आया भैया सबकी समझ में, है ना कमाल की बात, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ये बहुत काम आएगा आपका डिजिटल सम। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं दोस्त। ये आपके लिए मैं सबसे पहले यही पढ़ाता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन में पॉइंट परसेंटेज में हर जगह काम आता है। डिजिटल सम आप करोगे ना ध्यान से, देखने जाना ध्यान से। एक क्वेश्चन कराता हूं, देखिए 27% ऑफ 37। जब डिटेल में आपको डिजिटल सम पढ़ाऊंगा जब आपको बड़ा मजा आएगा। अभी आप देख लीजिए बस इसकी हिंट, 9.69, बी ऑप्शन दिया हुआ है 9.79, सी ऑप्शन दिया हुआ है 9.89 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 9.99। ठीक है, तो आपको इसका आंसर निकालना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, डिजिटल सम में ना पॉइंट से कुछ फर्क पड़ता है ना परसेंटेज से कुछ फर्क पड़ता है। अब देखिए इन दोनों नंबर का जोड़ कितना है भैया 9, 9 मल्टीप्लाई 3 और 7 का जोड़ कितना होता है 10, 10 का जोड़ कितना आएगा 9 1 जा 9, तो जो भी आंसर आना चाहिए उसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए। वैसे भी किसी भी नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे उसका डिजिटल सम 9 आएगा। ठीक है, चलिए तो आपको 9 ढूंढना है बस, इसकी कैलकुलेशन का डिजिटल सम कितना आएगा 9। डिजिटल सम में ना पॉइंट से कुछ फर्क पड़ता ना परसेंटेज से, तो ये 9 की तरह ट्रीट हो जाएगा। पॉइंट खत्म, 9 और 9 खत्म, इसका डीएस कितना आएगा 6। आप जोड़ के देख लीजिएगा 6 ही आएगा। 9 और 9 18 और 6 24 होता है, 24 का डीएस कितना आएगा 2 और 4 6।
इसीलिए डिजिटल सम में नो को इग्नोर कर सकते हैं। ये भी खत्म, नो खत्म, डिजिटल सम 9, नो खत्म, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 8, नो और नो सारे नो खत्म होने का मतलब नो खत्म नहीं हो जाएगा, डिजिटल सम इसका कितना रहेगा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 9.99, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 9.99। आया भी है समझ में? ठीक है, तो ये आपका डिजिटल सम था दोस्तों। ठीक है, तो हमने सिंप्लीफिकेशन वगैरह पे भी आएंगे, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। ये सिंप्लीफिकेशन में आपकी बड़ी हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। ठीक, चलिए अब हम करते हैं HCF एलसीएम, उसके बाद ये नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन था। अब आप पढ़ते हैं HCF और एलसीएम के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं पहले आपको HCF पढ़ाता हूं, महत्तम समावर्तक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप मेरी बात सुनिए, 12 और 16 का मुझे अगर HCF निकालना है, 12 और 16 का क्या निकालना है भैया, HCF। ठीक है, तो 12 और 16 का अगर HCF निकालना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं उसको करने का। आप अपने तरीके से फैक्टर वगैरह बनाओगे, भाग करके देखोगे। आप देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है कि 12 16 को भाग करो 12 से, 12 एकम 12, रिमाइंडर 4 आएगा, फिर 12 से 4 3 12। ठीक है, तो HCF कितना आ जाएगा 4। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक तरीका था फैक्टर बनाने का, 12 के फैक्टर बनाएंगे भैया। 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 12 के ऐसे ऐसे करके आप फैक्टर बनाते थे ना, ऐसे ऐसे करके, तो 12 के फैक्टर कितना आएंगे 6, प्राइम फैक्टर बनाना 2 और 3, तो हम 12 के फैक्टर कितने दे सकते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 3। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 और 2 4, ये 2 और ये 2, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 4। एक तो ये प्रॉपर तरीका जो आपने स्कूलिंग में पढ़ा होगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है दोस्त, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा HCF LCM का, वो मैजिकल तरीका में बताता हूं। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, इन सब दोनों मेथड की कोई जरूरत नहीं है, यूजलेस है। HCF निकालने का तरीका देखेंगे दोस्त, अभी मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। अगर आपको 12 और 16 का HCF निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है दोस्त 12 और 16 का HCF निकालना है मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लो। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4। 4 से ये भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, 4 से ये भाग हो रहा है, हाँ, तो HCF कितना आ जाएगा 4। खत्म खत्म, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। और देखते हैं, मान लीजिए आपको HCF निकालना है 20 और 30 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 10 का। 10 से ये भाग हो रहा है, हो रहा है, 10 से ये भाग हो रहा है, हो रहा है, तो HCF कितना आ जाएगा 10। आया भी है समझ में? और देखते हैं, मान लीजिए आपको HCF निकालना है 20 और चलिए 30 और 45 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 15 का। 15 से ये भाग हो रहा है, हो रहा है, 15 से ये भाग हो रहा है, हो रहा है, कितना आ जाएगा HCF। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ना भाग हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। मान लीजिए आपको HCF निकालना है 20 और 35 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 15 का। 15 से ना ये भाग हो रहा ना ये भाग हो रहा, तो या तो HCF 15 होना, तो 15 तो है नहीं, इसके फैक्टर हो सकते हैं 5 3 15, बस। या तो HCF 15 हो गया, 15 के फैक्टर होंगे 5 3 15, 5 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। हाईएस्ट लेना हो तो 3 चेक नहीं करेंगे, अगर 3 से हो भी रहा हो तो जब भी नहीं, 5 से तो हो रहा है ना, तो HCF इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, आया भैया? तो इतनी सी बात थी, HCF आपका आराम से निकल जाएगा। ऐसे ही HCF LCM के ज्यादातर क्वेश्चन आपके ऑप्शन से हो सकते हैं। एक छोटी सी बात और सीखेंगे कि हाँ, अब आप नोटिस करना, ये बड़े काम की बात मैं बताता हूँ। HCF और LCM के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए, अब 12 और 16 का LCM निकालना,
एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोग, पहले एलसीएम का तरीका देखिएगा, मतलब 12 के आप पहले टेबल लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, कॉमन मल्टीपल 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 75, 84 और 96। ठीक है भैया, 16 के निकालेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 48, फिर आएगा 64 और फिर आएगा 80 और फिर आएगा 6। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, एलसीएम क्या होता है, दोनों में कौन कौन से मल्टीपल कॉमन है, देख लेना ध्यान से सब। एक 48 कॉमन है और एक 46 कॉमन। ठीक है दोस्त, हमें चाहिए था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कौन सा है भैया इसमें, 48 और 96 से 48, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 48। अब एलसीएम निकालने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं, ये सब नहीं करना आपको एलसीएम निकालने के लिए ना, कॉमन फैक्टर वाला तरीका निकाल, ये तो मैंने एलसीएम की डेफिनेशन बताई थी। अब एलसीएम निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड द एलसीएम। देखिए अगर आपको 12 और 16 का एलसीएम निकालना है तो मेरा तरीका देखना दोस्त, आप एलसीएम मान लीजिए बड़े वाला नंबर 16, 16 के अंदर 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, 12 दूनी 16 कुछ नहीं होता ना, ऐसा कुछ 12 के बाद 16 तो नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 16 के अंदर किसी फैक्टर की कमी है, हम वो फैक्टर ढूंढेंगे, काम हो जाएगा। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना में 4, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 3। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 की कमी है ना, 4 तो है इसके पास, 4 तो दो है, 4 तो कितने इसके पास, सब कुछ लेके आना हमें, 3 की कमी थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 48, बस। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 48। ठीक है दोस्त, बहुत आसान तरीका, एलसीएम आ गया 48। ठीक है, और निकाल लेते हैं आपके डाउट के लिए। मान लीजिए मुझे एलसीएम निकालना है और 48 की खासियत ये होगी, और 12 और 16 दोनों से भाग होगा, बिल्कुल भाग होगा। मान लीजिए मुझे एलसीएम निकालना है 20 और 35 का। ठीक है, तो कैसे एलसीएम निकालेंगे, आप पहले देखेंगे, 35 के अंदर 20 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पास किसी फैक्टर की कमी होगी। इसको लिख सकते हैं 7 पंजे 35, इसको लिख सकते हैं 4 पंजे 20, 5 यहाँ है, किसकी कमी है, 4 की कमी है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 140। जिस फैक्टर की कमी थी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। आया भी है समझ में, कितनी आसानी से हो जाएगा, बस कोई पंगा ही नहीं है, जो जिस फैक्टर की कमी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए प्राइम, अच्छा अंदर आने का मतलब क्या था, मतलब मान लीजिए आप 25 और 50 का एलसीएम लोगे, क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं 25 और 50 का एलसीएम लोगे, तो मैं बोल रहा हूं बड़े वाले नंबर को एलसीएम मान के चलो, ये 50 है, 50 के अंदर 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 25 दूनी 50 होता तो एलसीएम यही हो जाएगा, खत्म। ठीक है दोस्त, चलिए कुछ ये बातें थी। चलिए, और आगे मैं आपको और समझाऊंगा कि एचसीएफ एलसीएम के बीच में क्या रिश्ता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है। ठीक है, वो भी जब चैप्टर पढ़ेंगे जब भी पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अपना एचसीएफ एलसीएम हो गया, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहले नंबर सिस्टम हो गया, उसमें डिजिटल सम वगैरह हम पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट बताया, कैलकुलेशन का कुछ पार्ट बताता हूँ, कैलकुलेशन भी बताता हूँ। देखिए आप देखना भैया, 11 का मल्टीप्लीकेशन देखना, अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे 32 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, तो मैथ वैसे ही पानी हो जाएगा। एक तो डिजिटल सम वाली बात ध्यान रखेंगे, वैसे देखो 32 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऐसे ही लिखिए, 2 ऐसे ही लिखिए, 3 और 2 5, तो एलसीएम ये मल्टीप्लीकेशन करके कितना आ जाएगा 352। ठीक है, 352 आया। मान लीजिए 48 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, बेटा ध्यान से देखना, 4 ऐसे ही लिखेंगे, 8 ऐसे ही लिखेंगे, 8 और 4 कितना होता है, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का 2 यहाँ, एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 528। ये 11 का मल्टीप्लीकेशन का रूल है। और देख लेते हैं, मान लीजिए मुझे 726 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 6 2 और 6 8, 2 और 7 9, और ठीक है बस खत्म हो गया, 2 और 6 8, 6 तो ये लिखा, 2 और 6 8, 2 और 7 9, बस ये आएगा 7986।
कैरी हो जाता तो मैं कैरी उधर ले लेता बाई चांस इसमें आया। ठीक है, चलिए आप चेक कर लीजिएगा, ये आएगा, आप कैलकुलेटर में चेक करके देखिए, बिल्कुल ये आएगा। ठीक, और भी बताऊंगा इसके बारे में। ये तो 11 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। एक आपको 9 की मल्टीप्लीकेशन दिखाता हूं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, टेबल जैसे याद होनी चाहिए। एक और बात देखना ध्यान से, मान लीजिए आपको 48 को 5 से मल्टीप्लाई करना, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा ये। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, या 38 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, या 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 का मल्टीप्लीकेशन दिखाता हूँ कितना आसान होता है। उस बात को हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम ऐसे पाड़ा पढ़ते हैं 38 1 38 32 जा 3 जा 4 जा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको नंबर का दुगना करना आता है और उसका आधा करना आता है, नंबर का डबल करना आता है और उसका आधा करना आता है, तो आपको कोई भी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है और कोई कैलकुलेशन करने में की जरूरत नहीं है। नंबर का दुगना करना और आधा करना, उसे जोड़ना और घटाना, बस। ठीक है, अब देखिए 38 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 38 का आधा कितना होता है भैया? 19, बस 19, एक जीरो लपका दी। 48 का आधा कितना होता है भैया? 24, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 240 आ जाएगा। 23 का आधा कितना होता है? 11.5, यानी कितना आ जाएगा? 100। 32 का आधा कितना होता है? 16, 160। ठीक है, आया भैया? चलिए ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा है सर ये 5 जा का मतलब क्या हो? 5 जा का मतलब क्या होता है बेटा? जब मैं 32 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं इस 5 को 10 बटे में 2 लिख सकता हूं, 10/2। ठीक है, 10/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अब क्या होगा? 10/2 लिख दिया, अब इस 2 को मैं इससे भाग कर सकता हूं, तो कितना आ जाएगा? 16। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 160। तो नंबर का आधा करके मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है, बस। ठीक है, बहुत हेल्प करेगी। मान लीजिए ये तो 5 से मल्टीप्लीकेशन था ही। अब एडिशन में जैसे करेंगे, एडिशन का भी तरीका देखिए। मान लीजिए मुझे ऐड करना है 74 प्लस 63, तो बहुत आसान है। आप कैसे करेंगे इसको? 70 और 6, मान लीजिए 7 और 6 कितना होता है? 7 और 6 हो जाएगा आपका 13। 13 हो गया, 130 आ गया। 70 और 60 के 130 आ गया। 4 और 3 कितना होता है? 4 और 3 7 होता है, तो 130 और 7 कितना हो जाएगा? ये 137। बस इतनी आसानी से क्वेश्चन हो जाए। ऐसे एडिशन करना आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करना होता, मान लीजिए मुझे 78 को सब्ट्रैक्ट करना है 62 से, तो कैसे करेंगे देखिए। या तो मैंने बहुत आसानी ले लिया, चलो ये तो आसान, जोड़ के करें तो आराम से ही घट जाता। 78 प्लस 62 करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? 7 और 6 कितना होता है? 13, और 2 और 8 कितना होता है? 10, तो 130 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 140। इस तरह के छोटे छोटे टिप्स हैं, ये आपको आसान भी लग रहे होंगे, किसी को अजीब लग रहे, टफ लग रहे होंगे। तोड़ तोड़ के जोड़ना और घटाना बता रहा हूं मैं बस। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं, थोड़ा परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन में बता रहा था, कैलकुलेशन के बारे में तो बहुत कुछ है मेरे को बताने में। 9 का मल्टीप्लीकेशन एक जरूर बताना चाहूंगा आपको। 9 का मल्टीप्लीकेशन जैसे 99 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 58 से, देखना बड़ा मैजिकल चीज दिखाऊंगा बिल्कुल। 999 को मल्टीप्लाई करेंगे 748 से। ठीक है, तो आप क्या क्या कीजिए, तरीका सुनना ध्यान से। इसमें से एक घटा दीजिए, ट्रिक है, वैदिक मैथ की ट्रिक है। कितना आ जाएगा? 57। ठीक है दोस्त, 57 है ना। अब बस, अब 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 4। और इस 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 2। बस 5 7 4 2 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आएगा, आप कैलकुलेटर में चेक करके देख लीजिएगा। मैं एक और बताता हूँ, ये 3 डिजिट वाला, इसमें से एक घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 747। अब 747, बोइंग 747 प्लेन का नाम होता है ना, एक बोइंग 747। ठीक है, अब 9 में से 7 घटाएंगे, 9 में से, इस 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा। इस 9 में से, अगले वाले 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 5, बिल्कुल। और 9 से 7 घटाएंगे तो ये आएगा 747252। ठीक है दोस्त, ये कैलकुलेशन की टिप्स है, बहुत मजा आएगा ये कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन का तो बहुत कुछ है मेरे पास, वो मैजिकल कैलकुलेशन में दिखा सकता हूँ। ये तो ये 9 वाली हो गई। कैलकुलेशन का एक और ये देखिएगा, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 104 गुना में 105 से। ठीक है, स्क्वायर क्यूब वाला भी इसका तरीका ये होता है, 104 गुना में 5। तो इनका बेस मान लीजिए 100 है, 100 से कंपेयर कर सकते हैं। 100 से कितना ज्यादा है? 4,
ये 100 से कितना ज्यादा है 5। ठीक, क्रॉस में जोड़ के देखिएगा सेम आएगा। 109 आ रहा है, क्रॉस में जोड़ लो, इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो, क्रॉस में जोड़ना है। 4 पंजे फिर 4 5 जो 20, बस ये आंसर आया। एक और करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 106 गुना में 107। वीडियो थोड़ा स्लोली देख लीजिएगा, मैं थोड़ा शायद जल्दी बता रहा हूं, तो वीडियो लेक्चर का फायदा ये है आपके आप रिपीट में देख सकते हैं। 106 गुना में 107, इस 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, इस 100 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। ठीक है दोस्त, तो आप मेरी बात सुनिए, इसको क्रॉस में जोड़िए, यह आ जाएगा 113 और 7 6 42। ठीक है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाए। चलिए रब कर देते हैं। कैलकुलेशन की अनकंडीशनल चीज है और यूनिट डिजिटल सम तो हमेशा ही काम करेगा। अब आते चलिए परसेंटेज पे, काफी देर हो गई। अच्छा, एक थोड़ा सा फ्रैक्शन कंपैरिजन और बता देता हूँ, मेरे दिमाग में जब आ रहा है धीरे धीरे तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये क्वेश्चन पक्का आता है भैया। मान लीजिए वो क्वेश्चन बोलेगा कि 17/19 और 15/17 और 18/23 इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है, छोटे से बड़े में। तो आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जब भी कर पाओगे। पहले चलो मैं दो में ही कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ, इन दोनों में करके दिखा देता हूँ, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इनको कंपेयर करना आ जाएगा, तो फिर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा ही लोगे। तो देखिए, या तो एक तरीका इसका एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दोनों में काफी टाइम लग जाएगा और उससे क्या होगा, बेस सेम होगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 को 17 से भाग करो, कितना आएगा 8.5। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का। 15 को 2 से भाग करोगे 7.5। कौन से वाला बड़ा, 8.5 और 7.5? वो वाला बड़ा हो गया। ठीक, 23/25 और 27/31। इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है, 2 का। ये कितना आ जाएगा 11.5, और आपको दिख ही रहा है ये इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 4 का। 4 को 27 से भाग करोगे तो एग्जैक्ट आने की जरूरत नहीं, 4 6 24, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, उसकी जरूरत नहीं। तो 6 पॉइंट समथिंग 11 पॉइंट समथिंग, कौन से वाला बड़ा, बस ये वाला बड़ा हो जाएगा। 11.5 तो 6 पॉइंट समथिंग से तो बड़ा ही होगा। बस आया भैया? ठीक आया तो समझ में। चलिए, तो ये फ्रैक्शन कंपैरिजन बहुत काम की चीज है दोस्त, ध्यान रखिएगा और बहुत काम आएगा आपके। चलिए अब परसेंटेज के बारे में आते हैं। परसेंटेज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और परसेंटेज का मतलब सिर्फ इतना सा है, किसी भी चीज को 100 पर तोलना परसेंटेज होता है। किसी भी चीज को 100 पर तोलना परसेंटेज होता है। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनिए, किसी भी चीज को 100 पर तोलना परसेंटेज होता है। तो अगर आपके 50 में से 23 अंक आए, 50 में से कितने अंक आए, 23 अंक, तो कितने परसेंट मार्क होंगे? तो अब तुरंत करने लग जाओगे फ्रैक्शन वगैरह, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे बजे 50 में से 23 नंबर आए, तो दूसरा 100 में से कितना है, वही परसेंट है। तो 50 को 100 बनाना किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 46। समझ में आया? किसी भी आप देख लिया, आप जो आप तरीका आपने अपना रखा था उसी से भी यही आएगा। आप ऐसे करते थे 23/50 गुना में 100, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा 46 ही आएगा। ठीक है दोस्त, परसेंटेज का मतलब किसी भी चीज को 100 पर तोलना। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि आपके 200 में से 130 अंक आए, तो कितने परसेंट नंबर आए? तो भैया 100 में से देखेंगे, 100 में से कितने आएंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 65। तो कितने परसेंट नंबर है, 65। ठीक है, किसी भी कैलकुलेशन को 100 पे करना ही परसेंटेज है, खत्म। कैलकुलेटिंग एनीथिंग ऑन 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। बस प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको, परसेंटेज तो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। जैसे किसी संख्या का 20% 40 के बराबर है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 40 देन फाइंड द नंबर। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 40 देन फाइंड द नंबर। तो 20% किसी संख्या का 100 40 के बराबर है तो संख्या ज्ञात करनी है। वो संख्या क्या होगी, पूरा 100% का मतलब समझिएगा, 100% का मतलब कंप्लीट, वो कंप्लीट वन। तो 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 40 देन फाइंड द नंबर। तो आप वो एक्स वाला मेथड ले रहे हो कि मैं कैसे करूंगा कि 20% किसी संख्या का 40 के बराबर है, कितने गुना है, 2 गुना है, तो हमें 100% निकालना, 100% ही तो वो नंबर होगा, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा 200। बस कोई एक्स वाई जेड कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आपने स्कूलिंग वाला मेथड अपना रखा होगा, लेट द नंबर एक्स 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 40 देन फाइंड द नंबर, तो एक्स की वैल्यू 200 आ जाएगी। अब इसकी खासियत यह है कि अगर मैं पूछता आपसे कि उसी संख्या का 130% बताइए क्या होगा, तो आप क्या करते भैया, 130% कैसे निकालेंगे, इसको भी किससे गुना कर देंगे, 2 से। कितना आ जाएगा, 260। वो बोल देता उसी संख्या का आप 70% बताइए, तो वो भी बहुत आसान था, 70 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें ये मल्टीप्लायर यहां से मिल गया और इसने मेरी पूरी हेल्प कर दी, मुझे सब जगह काम आ गया। कितना आ जाएगा ये, 140। आया भैया समझ में, ठीक है। चलिए अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा, सर ये मल्टीप्लायर कैसे ढूंढेंगे, और ये तो सीधा 2 दिख रहा था, मान लीजिए ना दिखे तो क्या होगा। मल्टीप्लायर हमेशा होता है, वो हम देखने वाली बात होती है, ठीक है। अगर आप ए से बी पे जा रहे हो तो मल्टीप्लायर क्या होता है, बी अपॉन ए, ये वाला नंबर अपॉन में ये तो 2 देगा, बस वो तो दिख रहा है इसलिए आपको लग रहा हूँ। चलिए जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तो और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन आपको एक्स वाई जेड कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ये परसेंटेज, ठीक है। और हम समझते हैं परसेंटेज को कि हाँ, ऐसे ही प्रॉफिट लॉस के बारे में समझेंगे या परसेंटेज के बारे में समझेंगे, तो ये दोनों आपस में लिंक है, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट वगैरह भी है कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में वही होगा। जैसे मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला बताता हूँ, परसेंटेज का ये था, तो प्रॉफिट लॉस का बताते चलिए, ठीक है। हाँ अब देखते जाना ध्यान से, इस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से कैसे लिंक है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस फॉर ₹270। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि पर 270 रुपए की बेचता है। इफ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल द आर्टिकल। ध्यान से सुनिए, लिखने में टाइम लगेगा। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लॉस पर कितने की बेच रहा है मेरे भैया, 270 रुपए की। तो अगर वो उस पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसे वो कितने की बेचे, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, 10% के लॉस पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा भैया, 90%। 90% की वैल्यू किसके बराबर है, 270, ठीक है। और अगर अब आप देखते ना मल्टीप्लायर की कितनी खासियत होती है कि क्योंकि 10% का लॉस का मतलब क्या हुआ भाई, 100% तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस पे होता है, हमेशा 100% पे ही होगा। तो 100% की बात होगी, तो अब मेरी बात सुनिए, 10% की लॉस पर बेच रहा है तो 90% की बेच रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 270। कितने गुना है, 3 गुना, ठीक है। तो वो पूछ रहा है 20% का लाभ कमाना, तो कितने की बेचेगा, 120%। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। कितना आ जाएगा, 360 की। मतलब अगर वो 360 की बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। आया तो समझ में। चलिए तो ये आपका ये परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस में लिंक दिख रहा है आपको, वही मल्टीप्लायर वाली बात आ रही है, ठीक। चलिए और देखते हैं। एकदम सारी चीजें बतानी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन मैं आपको और एडवांस मैथ की भी, चलो अब मैं परसेंटेज प्रॉफिट आ गया, अब इस तो काफी कुछ है, रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह भी है, लेकिन मैं आपको एक एडवांस मैथ की बात बताता हूँ जो बहुत आसान है और ये बहुत बार आती है। देखिए एडवांस मैथ की जो चीजें बताता हूँ आपको एडवांस मैथ में, ठीक। आपको देखना एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का एक लिंक दिखाता हूँ, ये एल्जेब्रा इधर लिख रहा हूँ, देखो भाई ध्यान से एक बात सुनना। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो आपसे पूछेगा x की पावर 23 प्लस 1/x की पावर 17, इसकी वैल्यू कितनी होगी।
बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग और ये बिल्कुल आएगा आपके एग्जाम में, मुझे बिल्कुल लग रहा है आ सकता है। एसएससी वगैरह में बहुत बार आता है और आजकल हो ही रहा है कि एसएससी वगैरह के क्वेश्चन उठा के इसमें डाले जाते हैं, डीएसएसबी और पीवीएस वगैरह में। तो एक बेटा ध्यान रखना ये बात कि अगर नंबर और उसका इनवर्स जोड़ने पर 2 आ रहा है ना, तो ये पूरे गणित में तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 और उसका इनवर्स जोड़ के ही 2 आ सकता है और कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो x प्लस 1/s की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो x की वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 यहां रख दो। 1 की पावर तेज कितना होता है, 1 ही होता है। अपॉन में 1/1 की पावर 1 ही रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। बस खत्म। ठीक है, कई बार आएगा ये क्वेश्चन कि x प्लस 1/s की वैल्यू अगर 2 है, दोबारा पूछ रहा हूं, तो आप बताइए x की पावर n माइनस 1/x की पावर 2n की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो पॉसिबल है कि x की वैल्यू 1 ही होगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो x की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, यहां पे भी x की 1/1 x की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, तो 1 - 1 0। आया भैया समझ में, क्लियर? ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, सीधे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्री के नंबर वाली बात बता रहा हूं, ये कई बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्त, और यही लिंकेज मैं आपको एडवांस मैथ में भी दिखाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में भी दिखाता हूं, अलजेब्रा बताया ना, और यही लिंकेज अब देखिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, ये अलजेब्रा का पार्ट था, मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट दिखाता हूं आपको। साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा, इसका इनवर्स होता है ना, इज इक्वल टू 2 के बराबर है। देखना ध्यान से, वही बात है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 के बराबर है, एक दूसरे की इनवर्स है। साइन कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, तो x प्लस 1/s की तो फॉर्म है। तो ये पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर n प्लस 1 थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर n माइनस 1 थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक, अब आप मेरी बात सुनिएगा, ये तो भैया जब भी पॉसिबल है जब क्या कहते हैं इनवर्स है दूसरे के। साइन देखो कोसिकेंट क्या होता है, इतना तो आपको ध्यान होगा ना, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, कोसिकेंट जो थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा, है ना, इतनी नॉलेज तो शायद आपको होगी। तो अब देखिए नंबर एक, इसका मतलब ये इसका इनवर्स है, तो x प्लस 1/x की फॉर्म ही तो आ गई, तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू कितनी हो 1, इसकी भी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 की पावर n प्लस 1 और 1 की पावर n माइनस 1 सेम ही होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। फ्री का नंबर, फ्री के क्वेश्चन ये नंबर मिलेंगे भैया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और भी बहुत कुछ है मेरे पास बताने को आपको, मैथ में बहुत कुछ है, आपको मजा आएगा। रेशियो प्रोपोर्शन भी जब आप करेंगे, जैसे मैं बोल दूंगा किन्हीं दो नंबर का, किन्हीं दो संख्याओं का, रेशियो प्रोपोर्शन की बात बता रहा हूं। ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन में भी जो लिंक दिखाऊंगा आप हैरान रह जाओगे। अभी मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए 12, दो लोग हैं, 12 और 16, उनका क्या है, रेशियो एज है, एक ए है और एक बी है, उसकी एज कितनी, एक ही है 12 साल और बी कितनी है 16 साल। तो इनका अनुपात बताइए क्या होगा। देखो ये किससे कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, 4 3 12, 4 चौक 16। किससे कटे भैया, ये 4 से। वो 4 पता क्या था, 12 और 16 का एचसीएफ था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, देखो बड़ा रेशियो प्रोपोर्शन रहा हूं, एचसीएफ है। अब क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन कैसे आएगा कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कितना, किन्हीं दो संख्या का अनुपात 3:4 है, ठीक है, तो आपको वास्तविक संख्या चाहिए, तो आपको मल्टीप्लायर की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें मल्टीप्लायर की आवश्यकता पड़ेगी एक्चुअल नंबर लाने की। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्चुअल नंबर आ जाएंगे 4। और तो वो एचसीएफ था जो इनको काट रहा था, 12-16 का एचसीएफ 4 होता है, 4 से कटेंगे दोनों, तो ये रेशियो में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन कैसे आएगा देखना, जाना ध्यान से, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। ए और बी दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 5:7। ठीक है, अगर बी की वैल्यू 35 साल है, बी की वैल्यू अगर 35 साल है, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखेंगे ए और बी का रेशियो 5:7 है। अगर बी की वैल्यू 35 साल बोल रहा है, यानी 7 रेशियो की वैल्यू 35 के बराबर है, कितने गुना है, 5 गुना। यानी जो एचसीएफ था इनका नंबर क्या, वो क्या है 5, यानी वो मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी कितना आ जाएगा 25। तो दोनों की वास्तविक एज कितनी होगी, 25 और 35। अब देखिए 25 और 35 का आप अगर रेशियो निकालेंगे तो 5:7 ही आएगा।
ठीक है भैया, सबकी समझ में आई है वाली बात? चलिए ठीक है, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन की बात थी। अब मैं आपको बताता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवर्ती ब्याज। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? इसके आइंस्टाइन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, जो कंपाउंडिंग, जो अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात है कि दुनिया की सबसे मैजिकल चीज है। कैसे? मैं बताता हूँ। मान लीजिए मेरा प्रिंसिपल है 100 रुपए, देखते जाना भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, टाइम पीरियड है 2 साल। ठीक है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। अब इसको मैं इतने तरीके से बताऊंगा, आप हैरान रह जाओगे। देखिए, आपने अगर 100 रुपए बैंक में लगाए पहले साल, अभी 2020 में, तो ब्याज कितना मिलेगा भैया? 10%। तो इसका 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो 2020 में आपने लगाए, पर एनम है ना, ये तो एक साल बाद 2021 में आपको 10 रुपए ब्याज मिल जाएगा, यानी आपके अकाउंट में कितने हो जाएंगे? 110 रुपए। अगले साल 2022 में क्या होगा? मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही, बचेगा 10%। पिछले साल के ब्याज पे भी 10% ब्याज लग जाएगा। ये जो 10-10 रुपए आए जो मूलधन पे लगा है, ये तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये 10 और ये 10, ये दोनों मिला के 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 20 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? पहले साल तो यही था, दूसरे साल में क्या होगा? मूलधन पे तो लग गया, पिछले साल का ब्याज भी तो है 10 रुपए, इसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 1 रुपया। ठीक है दोस्त, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10 + 10 + 1 कितना आ जाएगा? 21 रुपया। और अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दिखा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 10 + 10 20 रुपये। ठीक है भैया, और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि आपने 100 रुपए लगाए थे, सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाली बात देखिएगा। 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। 10% का इंक्रीमेंट का मतलब होता है 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज कितने में मिल जाएगी? 1 रुपये मिल जाएगा उस पर, यानी 10 की चीज कितने की हो जाएगी? 11 की। ठीक है, कितनी बार हो रहा है? 2 साल के लिए। अगले साल फिर 10 से 11 हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 121। तो अगर आप 100 रुपए लगाओगे तो 121 रुपए बन जाएंगे। तो 121 आपका अमाउंट आएगा, यहां भी 121 ही आएगा अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भैया? 21 रुपए। ठीक, आया सबकी समझ में? ठीक है दोस्त, चलिए एक बार इसको देखिए। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, और सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दिख गया कैसे हो रहा है। ठीक, जो मूलधन पे लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और हम देखेंगे दोस्त, तो इसी तरीके से अगर हम मैथ पढ़ते रहेंगे, लिंक समझते रहेंगे पर इन चीजों में, तो हमारे लिए मैथ बड़ा आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन वगैरह फास्ट होती चली जाएगी। तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे। आज मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दिया है मैथ के बारे में, और आपको अगर ये लिंकेज धीरे धीरे मैं आपको जब डिटेल में इनको पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि है क्या मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम मैथ पढ़ेंगे प्रैक्टिस तो करनी करनी है हमें, ओरली भी क्वेश्चन करने आएंगे, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन उड़ाएंगे वो भी बहुत मजा आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर आज हम इतना ही मैथ करते हैं। जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे हम केवीएस और डीएसएसबी वगैरह की जब तैयारी कराएंगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरा समझिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा और 1 से 15 तक क्यूब याद कर लीजिएगा हमेशा से। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आप 1 से 24 तक जब स्क्वायर लिखेंगे ना, 1 से 24 तक स्क्वायर लिख रहा हूं, लास्ट की 2 डिजिट ऑब्जर्व कीजिएगा। लास्ट की 2 डिजिट, सिंगल डिजिट की बात नहीं कर रहा, लास्ट की 2 डिजिट। और दुनिया में फिर आप किसी का भी स्क्वायर लेके देखिएगा, लास्ट की 2 डिजिट 1 से 24 के स्क्वायर में से आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के जा रहा हूं। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में सब बताते हैं, मैं लास्ट की 2 डिजिट की बात आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलेंगे आपको रेगुलर क्लास के अंदर। आप ज्वाइन कीजिए और अपना पूरा सिलेबस खत्म कीजिए। मैथ आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाए हुए काफी बच्चे सिलेक्ट भी हो चुके हैं। ठीक है,
तो आप डीएसएसबी में बहुत बच्चे मेरे सिलेक्ट हुए हैं, केवीएस में, पीआरटी में बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और क्या मैथ की जिम्मेदारी आपकी पूरी ले रहा हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में तो सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको मैं पीडीएफ दूंगा वो आप जरूर पढ़ करते रहिएगा सोल्व। 3-4 महीने की बात है, पूरा मैथ आपको खत्म हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और आपके एंट्रेंस 20 नंबर, 20 में से मेरा टारगेट रहेगा 20 में से 20 नंबर आपके आ जाए, और पॉसिबल है 20 में से 20 लाना, ठीक है। तो उस पेपर कैसे सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पढ़ा हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे, उस पर अटकना नहीं है। आपको 10-15 सेकंड का टाइम देना है, क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। उससे क्या होगा, एक बार आप क्वेश्चन पे से निकल जाएंगे, फिर दोबारा उन क्वेश्चंस पे आना है तो आप पाएंगे उन क्वेश्चन को जो आपको नहीं हो रहे थे वो भी होते चले जाएंगे, ठीक है। हमारे माइंड की कुछ ऐसी एनर्जी होती है कि आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे। दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क मैथ में। चाहे मैं कितना ही पढ़ चुका हूं, मैं भी जब क्वेश्चन लगाने लगता हूं, 100 क्वेश्चन लगा रहा हूं, तो पहली बार में 55-60 ही क्वेश्चन कर पाता हूं। उसके बाद मैं दोबारा जब उस शीट को करने लगता हूं तो मुझसे और ज्यादा क्वेश्चन होते चले जाते हैं। और जो मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक के सीक्वेंस में क्वेश्चन हो, पहले बेसिक, फिर से थोड़ा टफ, थोड़ा टफ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इसी बात का ध्यान रखना है कि आप अगर परसेंटेज कर रहे हो, अगर आपके पास शीट है तो एक ही टाइप के क्वेश्चन खुद स्टार्ट करना करने ढूंढने, आपको उसी टाइप के क्वेश्चन, मल्टीप्लायर वाले या 100% क्या कहते हैं फ्रैक्शन वाले, इस तरीके से। मतलब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे से मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा पढ़ना भी कैसे है। मैथ को आप वी विल ट्रेन योर माइंड, वी विल नॉट एजुकेट यू, वी विल ट्रेन यू, ठीक है। आई प्रोमिस यू, मैं इसकी बात की गारंटी दे रहा हूं कि माइंड कैसे ट्रेन होगा मैथ के लिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे आपको रेगुलर क्लास के अंदर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर बाद में। नमस्कार।
है।